जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास का दूसरा वीडियो जो आपको मिलने वाला है। इसके पहले आपको जो पहला वीडियो मिल चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट में प्राचीन इतिहास करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें जाकर देखेंगे तो पहला वीडियो उसमें मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा वीडियो जो आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास का। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सिंधु सभ्यता। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है, बिना निवेदन है, बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। कारण ये है कि कुछ लोग कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, उसका यही कारण है कि आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया होगा। तो आप लोग बेल आइकन दबा के रखिए ऑल पे क्लिक करके, ताकि जितनी भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। नोट्स और पेन अपने हाथ में लेकर बैठिए, सभी नोट करिएगा और पूरा सीरियल से नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। हम अभी इससे पहले जो पढ़े चैप्टर में, वो आपको हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल, जो प्राचीन पाषाण काल की बात किए थे, उसमें बात किए थे। लेकिन हम आज ऐतिहासिक काल की बात करेंगे जो सिंधु सभ्यता से शुरू हुआ। ठीक है ना दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय मानव जो था तांबा और टिन दोनों धातुओं को मिक्स करके जो बनाता था, वो कौन सा यौगिक होता था? कांस्य होता था। इसके पहले देखिए, वहां मैंने दो तीन बातें थोड़ा सा छोड़ के रखी थी, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। जो प्राग ऐतिहासिक काल में आपने पाषाण काल पढ़ा है, उसमें आप नोट करके दो बातें लिख लीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। पहली बात यह है कि मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। ये तो शायद मैंने बताया था आपको। पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था। दूसरी बात लिखिएगा कि मनुष्य द्वारा सबसे पहला जो धातु का प्रयोग किया गया था वो कौन सा था? तांबा। जो मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था उसका नाम तांबा था। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पिछली वीडियो में छोड़ गया था, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो मनुष्य ने पहली बार धातु का प्रयोग किया उसका नाम था तांबा, और पहला पालतू जानवर मनुष्य का कौन सा था? कुत्ता। तीसरी बात उसमें लिख लीजिएगा कि मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों में सबसे पहला औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। जो सबसे पहला कृषि के लिए इन्होंने प्रयोग किया था वो कुल्हाड़ी था। और केवल कृषि के लिए ही नहीं, इन्होंने लकड़ी काटने के लिए, इन्होंने शिकार करने के लिए भी उसी का बनाया था। तो याद कर लीजिएगा, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार जो था वो क्या था? कुल्हाड़ी। और ये सब पत्थर के ही बने थे, कुल्हाड़ी वगैरह। ठीक है ना? तो कुल्हाड़ी हो गया पहला जो औजार है, पहली धातु हो गई तांबा, और पहला पालतू जानवर कौन हो गया? कुत्ता। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, क्या है ये सभ्यता? पहले थोड़ा सा सुनिए। प्राचीन भारत में जो सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, या विश्व में जो पुराना साक्ष्य हमारे भारतीयों के लिए मिला है, वह सिंधु सभ्यता से ही मिला है। सिंधु सभ्यता नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभ्यता ज्यादातर विस्तृत है सिंधु नदी या उसके सहायक नदियों के बीच। जैसे सिंधु नदी के सहायक नदियों में आपने नाम सुना होगा चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, और बहुत सारी जैसे 10 नदी थी। ठीक है ना? ये सारी नदियां किस नदी के तंत्र में आते हैं? सिंधु नदी के तंत्र में। और इन्हीं नदियों के किनारे जो सभ्यता बसी थी प्राचीन काल में, उसी को नाम हमने क्या दिया? सिंधु घाटी की सभ्यता। और उस सभ्यता में जो सबसे पहला नगर मनुष्य द्वारा खोजा गया, जो सबसे पहली स्थल की खोज हुई, उसका नाम था हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता का और एक नाम क्या मिलता है? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा, कांस्य युगीन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ दो धातुओं को मिक्स किया गया। एक धातु थी तांबा प्लस एक धातु टिन, इनको मिक्स करके क्या बनाया गया? कांस्य। और इसी का प्रयोग सिंधुवासी करते थे, इसीलिए इस सभ्यता को एक नाम और दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता। नाम आपको क्लियर हो गया बच्चों? इसको एक नाम और बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती नदी भी उस टाइम बहती थी यहाँ पे, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको नाम दिया जाता है। ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिएगा, अब शुरू करते हैं। इसके पृष्ठभूमि को समझते हैं कि सिंधु सभ्यता की पता लगाने का पृष्ठभूमि क्या बना है, किस प्रकार से सिंधु सभ्यता हमारे अस्तित्व में आई है, इसको हम जानेंगे।
एक वैज्ञानिक का एक अंग्रेज था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम है दोस्तों? चार्ल्स मैसन। 1826 ईस्वी में इसने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज, इसने पत्रिका जारी की थी नैरेटिव ऑफ जर्नीज। किसने? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। और उस पत्रिका में इसने बताया कि मैं जब पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा था, पाकिस्तान के दौरे पे था, तो मैंने वहां कुछ ऐसी चीजें पाई जो प्राचीन सभ्यता से जुड़ी है, लेकिन इसका बस एक अनुमान था कि प्राचीन सभ्यता से जुड़ी है, कोई इस पे रिसर्च वगैरह नहीं हुई। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो हमें जिक्र मिलता है कहां से मिलता है? चार्ल्स मैसन की पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में। इसी में जिक्र मिला कि पाकिस्तान के क्षेत्रों में, पाकिस्तान उस टाइम भारत में ही था, आप जान ही रहे हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब भारत का हिस्सा रह चुका है। तो जब ये दौरा कर रहा था अंग्रेज, तो इसने देखा कि कुछ प्राचीन साक्ष्य हमें मिल रहे हैं जो कहां से रिलेटेड है? प्राचीन सभ्यता से रिलेटेड है, लेकिन ये बस जिक्र था, इसने कोई इस पे रिसर्च नहीं किया। ठीक है ना? तो 1826 ईस्वी में याद रखिएगा। उसके बाद इसके कुछ सालों बाद बर्टन बंधु नाम के दो भाई थे जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। बर्टन बंधु थे, ये दोनों भाई थे जिनका नाम जेम्स और विलियम बर्टन। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक क्या बनाई जा रही थी? रेल लाइन। आपको पता होगा हमारे भारत में सबसे पहले जो रेल लाइन बिछी गई है वो आपका क्या था? मुंबई से थाने। आपने पढ़ा होगा 1853 में हमने मुंबई से थाने जो है पहला रेल लाइन चलाया था, लेकिन 1856 में जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने का प्रयास किया। और इसी क्रम में जब ये रेल लाइन बिछा रहे थे तो ईंटों का जो प्रयोग हो रहा था, तो वहां की जो महिलाएं थी, जो कर्मचारी थी, जो वहां के लोग थे, वो ईंटों को यहाँ से ला रहे थे सिंधु सभ्यता से। तो इन दोनों ने देखा ये तो कुछ नए डिपार्ट के ईंटें लग रहे हैं, तो कोई मतलब अलग ही ईंटें हैं, बहुत लंबे लंबे ईंटें और बहुत व्यवस्थित ईंटें थे, 4x2x1 के अनुपात में ईंटें बटे थे। तो ये लोग चौंक जाते हैं, आखिर ये कहां से ईंटा आ रहा है, ये आखिर मनुष्य ने ऐसे कहां से बना लिया। तो जब इन दोनों भाइयों ने पूछताछ की तो पता चला कि ये बहुत पहले से ही यहाँ रखे पड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई सभ्यता रही होगी या कुछ लोग रहे होंगे जो इस प्रकार बना करके छोड़ दिए हैं। समझ में आया दोस्तों? तो बर्टन बंधुओं ने 1856 ईस्वी में जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने रेल लाइन बिछा रहे थे कराची से लाहौर तक, और इन्हें कुछ ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, और पर इन्होंने पता नहीं लग पाया कि कैसी सभ्यता है। ये जान तो गए कि कुछ ईंटें हैं जो प्राचीन सभ्यता से हैं, लेकिन इनको पता लगाने का काम ये नहीं कर पाए। ठीक है ना? फिर आते हैं अपने देश में अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आते हैं बच्चों? अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। पुरातत्व विभाग क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं की खोज के लिए जो उनके अवशेष मिलते हैं उन पे रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कितने साल पुराने हैं, कौन सी सभ्यता से हैं, किस राजा महाराजा से रिलेटेड है, किस जगह से रिलेटेड है, ये पता लगाने का काम भारतीय पुरातत्व विभाग का होता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई बच्चों? अलेक्जेंडर कनिंघम के समय 1861 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन ये खास है, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद करजन महोदय आते हैं, और करजन महोदय भारत के क्या बन जाते हैं? वायसराय। आपको पता होगा करजन महोदय 1899 में भारत के क्या बनते हैं? वायसराय। ये वही करजन है जिसके टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। क्लियर है ना? इसी के समय 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का इसे क्या बना दिया गया? महानिदेशक। करजन को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक कब बनाया गया? 1902 में, और इसी के टाइम से शुरुआत होती है इसकी खोजों की। इसके पहले खोजों के रूप में जो नाम आता है उनका नाम था सर जॉन मार्शल। ये आते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग में मुखिया बनकर के, अध्यक्ष बनकर के। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में भारत आते हैं। क्लियर है बच्चों? 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जब भारत आते हैं तो इन्हीं के नेतृत्व में एक व्यक्ति थे भारत के जिनका नाम था दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खुदाई करना शुरू किया। तो पहली बार यहाँ खुदाई की जाएगी हड़प्पा सभ्यता के किसी स्थल की, जो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में शुरू कर दी गई, और हड़प्पा शहर की प्राप्ति यहाँ होती है। क्लियर है बच्चों? इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। यहां तक आपको क्लियर हुआ है? ठीक है बच्चों? अगर क्लियर नहीं है मैं रिपीट कर दे रहा हूं। चार्ल्स मैसन 1826 में पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नी में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम इन्होंने जिक्र किया इसका। थोड़ा तबीयत आज सही नहीं है बच्चों, तो माफ करिएगा, थोड़ा सा आज गर्मी भी है और प्लस थोड़ा आज वर्कआउट ज्यादा हुआ है तो थका हूँ, लेकिन फिर भी क्लास तो देना ही था तो दे रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नरेटिव ऑफ जर्नी में पाकिस्तान का दौरा करते हुए इन्होंने लिखा कि कोई सभ्यता है प्राचीन जो यहाँ पे थी, लेकिन इन्होंने बस ऐसे ही जिक्र किया था, कुछ इन्होंने रिसर्च नहीं किया। बर्टन बंधु थे 1856 में, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछा रहे थे और इसी दौरान ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक मैंने कल ही लिखवा दिया था वीडियो में आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम। कर्जन 1902 में इसी भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक चुने जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, महानिदेशक चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां तक आप देखिएगा। सर जॉन मार्शल 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर की खुदाई कराते हैं, इसकी जांच करते हैं और पहली बार यहीं से शुरुआत होती है हड़प्पा की खुदाई की। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। इसके समय अवधि को देखें हम, तो आप समय अवधि देखिए, जो औसतन आप पढ़ते हो पुस्तकों में, वो 3000 से लेकर 1500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक हम मानते हैं। यहाँ ईसा पूर्व है, ईस्वी के पहले की बात है दोस्तों, हम लोग ईस्वी में चल रहे हैं, 2022 ईस्वी ना, ये ईस्वी के पहले की बात है। 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक इसकी बात चली है। लेकिन सर जॉन मार्शल ने इसको जब पता लगाया कि कितने साल पुरानी है, तो उन्होंने पता लगाया कि यह 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक रही है। यह सभ्यता कब तक रही है? 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक। ऐसा कौन मानते थे? सर जॉन मार्शल। और डीपी अग्रवाल साहब मानते थे कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इनका मानना था, क्योंकि भारत में इसके बाद वैदिक काल आ जाएगा, तो इन लोगों ने यही आंकड़ा दिया कि यही हो सकता है। ठीक है ना, 2300 ईसा पूर्व से 1750 किसने पता लगाया? डीपी अग्रवाल ने। और डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के माध्यम से पहली बार पता लगाया, C14 के द्वारा इन्होंने पता लगाया कि यह सभ्यता इतनी साल पुरानी है। हम किसी भी चीज को, पुरानी चीजों को पता करने के लिए ना कार्बन डेटिंग करते हैं उसका, तो कार्बन 14 का प्रयोग किसने किया था? डीपी अग्रवाल साहब ने। ठीक है ना, क्या थी इस सभ्यता की विशेषताएं? अभी विशेषताएं जानने बहुत बात करनी है इसके बारे में, 2-3 वीडियो आपको इसके मिलेंगे। बहुत बड़ी जो इसमें हुई है बातें, जो भी खोज हुए हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ विशेषताएं थोड़ी देख लेते हैं क्या रही है। कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, नगरी कह लीजिए, कांस्य युगीन सभ्यता थी यह, जो तांबा और टीन का प्रयोग करती थी मिला करके। ठीक है ना दोस्तों, यह नगरीय सभ्यता रही, ये सबसे खास बात है इसका। सोचिए उस टाइम जो है, मतलब सिंधु सभ्यता के टाइम इतने व्यवस्थित नगर होते थे, आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, इतने व्यवस्थित रोड होते थे, घरों का निर्माण होता था, 2 फ्लोर ईंटों के बनाए जाते थे, छत वगैरह होते थे। नहाने के लिए जो आजकल आप देखते हो टब होते हैं, बाथरूम वगैरह का यूज करते हो, वो सब मतलब विशाल स्नानागार मिलेंगे, अन्न भंडारों के लिए विशाल अन्नागार मिलेंगे आपको। नाव के द्वारा व्यापार करना, रेशम मार्ग के द्वारा विदेशों में व्यापार करना, मतलब सारी वो चीजें थी जो आज के युग में, आज भी वो संभव नहीं हो पाती उतनी व्यवस्थित चीजें। इतनी अच्छी नगरीय व्यवस्था इन लोगों की थी। और हमें कैसे कहा जाता है? भारत के लोग पढ़े लिखे ही नहीं होते, गंवार होते हैं। सोचो कि हम वो सभ्यता हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को पहली बार सिखाया कि रहा कैसे जाता है दुनिया में। हम वो सभ्यता हैं जिन्होंने बताया कि कैसे महाभारत काल में हम लोग रहते थे, कैसे हम रामायण के कालों में रहते थे, किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से हम संचालन करते थे। हम वो सभ्यता थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में हमारे उन बातों को छुपा दिया गया, दबा दिया गया, क्या किया गया, अब वो भगवान ही। लेकिन आज वो हमारा काम है इसको पूरा जानना और अपनी संस्कृति और सभ्यता को पहचानना। जिस दिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानेंगे बच्चों, उस दिन समझ लीजिए कि भारत का विकास, जो भारत का विश्व गुरु बनने का सपना है, वो जरूर पूरा होगा। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे पास क्या नहीं था, क्या था। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो भारत के पास नहीं था। नगरीय व्यवस्था, एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक गणितज्ञ, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत, एक एक नाम मिलने वाले हैं जो आपके इतिहास के पन्नों में, एक एक महान व्यक्ति जिन्होंने भारत को महान बनाया। और हमें सिखाया जाता कि हम गंवार थे, हमारे पास रहने का तरीका नहीं था, सलीका नहीं था, गलत पढ़ाया जाता बच्चों।
हमारी सभ्यता सबसे महान रही, हमारी संस्कृति सबसे महान रही है, जिसका एक उदाहरण सिंधु सभ्यता से आप ले सकते हैं। तो नगरीय सभ्यता थी, जिस प्रकार आज नगरों में लोग रहते हैं उस प्रकार के नगरीय व्यवस्था कैसी थी वहां पे हम लोग तब नगरों में रहते थे जब दुनिया जीना नहीं जानती थी। सोच लीजिए बच्चों, तो इतना अच्छा इतिहास रहा, इतना मजबूत रहा, गर्व होना चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता में चित्रलिपि के अक्षर मिले हैं जिनको पढ़ा नहीं गया। अभी देखिए मिले तो अक्षर हैं, अब मैंने बताया था ना कि आद्य ऐतिहासिक काल में शब्दों का मिला है वर्णन, मतलब साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। अभी साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो चित्रलिपि लगभग 250 अक्षरों की चित्रलिपि मिली है, जिसमें ये अभी समझा नहीं गया आखिर ये चीज क्या कहना चाहते हैं लोग। ठीक है ना, तो चित्र के आधार पर ही बस बता देते हैं कि हाँ ये चीज, जैसे हिरण को मारते हुए एक आदमी को दिखाया गया है, तीर धनुष के हिसाब से दिखाया गया कि कोई बैठा, पशुपति को दिखाया गया जो आपके शंकर जी जिनको कहा जाता है, तो उनको दिखाया गया, मातृ देवी को दिखाया गया। मतलब ऐसा व्यवस्थित दिखाया गया कि लगता था हाँ ये लोग धर्म कर्म इन सब में विश्वास करते थे, लेकिन बहुत उच्चतम कोटि के विचार रखते थे लोग, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, तो चित्रलिपि के अक्षर मिले लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है। यहाँ लोग शांतप्रिय थे और विस्तृत बहुत बड़ी सभ्यता थी। आप देखेंगे पाकिस्तान के उधर देखिएगा, आप लोग जाएंगे सुल्तानगंज डोर, उधर मांडा, इधर आपके आलमगीर, और इधर आप आ जाएंगे नीचे दैमाबाद, मतलब बहुत बड़ी भूभाग पे। आज का जो भारत है उससे 3 गुना भूभाग पे स्थित था सिंधु सभ्यता, मतलब भारत से 3 गुना हिस्से पे विस्तृत थी क्या सिंधु सभ्यता, बहुत बड़ी सभ्यता थी। और इसकी खास बात यह थी कि लोग शांतप्रिय थे, क्योंकि युद्ध का कोई साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़े का कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये लोग बहुत ही शांतप्रिय सभ्यता थे, अच्छे से व्यवहारिक बनकर सामाजिक रूप से ये लोग जी रहे थे। शांतप्रिय भारत हमारा, इसीलिए हम कहते हैं ना भारत बहुत ही शांतप्रिय देश है, बहुत ही अच्छा देश है, ऐसा माना जाता था। लेकिन उस अच्छाई का फायदा कई विदेशियों ने उठाया, आप ये भी जानते हैं। ठीक है ना, चलिएगा दोस्तों, यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, मतलब इस सभ्यता में व्यापार भी बहुत अच्छे से होता था। रेशम मार्ग पे जब पढ़ाएंगे आगे आपको, यहाँ से हम सुमेरिया से, यहाँ पे हम मेसोपोटामिया से, चीन की सभ्यता से, इन सबसे व्यापार करते थे, इसीलिए इसे व्यापार प्रधान सभ्यता कहा गया। किसे? सिंधु सभ्यता को। यह सभ्यता आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास से बहुत उत्कृष्ट थी। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास देखिए बहुत मजबूत होगा जब व्यापार आपका मजबूत होगा, जब व्यापार आपका अच्छा होगा तो आपका आर्थिक ढांचा भी अच्छा होगा। सामाजिक क्यों थी? क्योंकि यहाँ के लोग शांतप्रिय हैं और नगरीय हैं और एक दूसरे से व्यवहारिक हैं, मिलनसार हैं। ऐसे लोग तो सामाजिक संरचना को अच्छा बनाएंगे। ठीक है ना। सांस्कृतिक रूप से देखिए, मातृ देवी की पूजा करना, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ कैसी व्यवस्था थी? मातृ सत्तात्मक। अभी तो हम लोग पितृ सत्तात्मक हैं, तब हमारी सभ्यता कैसी थी? मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। मतलब स्त्रियों की ही यहाँ पे क्या होती थी भैया, यहाँ स्त्रियां ही घर की मालिक, स्त्रियां ही सब कुछ में भाग लेने वाली, मतलब स्त्रियां ही सबसे ऊपर होती थी इस सभ्यता में। ठीक है ना। राजनीतिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ। देखा जाता है कि कुछ गणों का यह राज्य होता था, मतलब ऐसा नहीं कोई राजा होता था, राजा नहीं, कुछ सदस्य आकर के बैठते थे हर क्षेत्र के, जो अपनी अपनी बातों से पूरे राजकाज का संचालन करते थे। कोई राजा वगैरह का इसमें भाग ऐसा नहीं था कि कोई महान सम्राट बैठता था, निरंकुश होता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग गणों के रूप में, मतलब सदस्यों के रूप में आकर के अपने अपने राज्य, अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए ये सबसे उत्कृष्ट सभ्यता रही हमारे पूरे दुनिया की सबसे उत्कृष्ट सभ्यता क्या रही है भैया? सिंधु सभ्यता। इतना मान लीजिए। और ये सत्य है कि कोई भी सभ्यता नगरीय नहीं थी, कोई भी उत्कृष्ट नहीं थी, केवल एक सभ्यता अपने भारत में रही जो पूरे दुनिया में फेमस हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है बच्चों? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उद्भव कैसे हुई है, इसमें विदेशी मत भी मिलेंगे और स्थानीय जो देशी लोग हैं उन्होंने भी अपना अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से इन लोग यहाँ पे आके बसे थे। जैसे विदेशी मत में मार्शल व्हीलर और जार्डनर चाइल्ड लोग, जो ये लोग वैज्ञानिक, ये लोग जो थे, इन्होंने कहा कि ये सुमेरियन सभ्यता से आए थे। सुमेरियन सभ्यता आपके पश्चिमी क्षेत्र में जो ईरान, इराक, उस सब क्षेत्रों के थे, ग्रीक थे, फारसियन थे, वहां से बोला जाता है ये लोग आ रहे थे। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो भाषा है उनकी भाषा से बिल्कुल अलग है। भाषा तो छोड़िए, उनके रहन सहन से भी बिल्कुल अलग थी। इसीलिए इन लोगों की जो मान्यता है वो मानी नहीं गई उतनी अच्छी तरह से कि सुमेरियन सभ्यता से संबंधित थे। ये कोई प्रमाणित बात नहीं। वहीं पर देखिए देशी मत आता है। राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में की थी, उन्होंने क्या कहा कि ये लोग द्रविड़ थे। द्रविड़ जो साउथ भारत अपना नहीं है, जहाँ केरल, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्रों के लोग हैं, यहाँ जो लोग रहते थे, आज जो आकर बस गए थे, ये लोग वही लोग थे जो सिंधु सभ्यता के थे।
इनका यही मानना था राखलदास बनर्जी का कि जो आज द्रविड़ लोग हैं भारत में, जो आज भारत में साउथ में लोग रहते हैं, वही लोग कहाँ रहते थे? पहले सिंधु सभ्यता में रहते थे। ये मानना है किसका? राखलदास बनर्जी का। क्लियर है दोस्तों? उसी में रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप ये जो कुछ थे भारतीय, इन्होंने माना कि ये लोग आर्य थे। ये लोग क्या थे? आर्य। आप क्योंकि अभी देखोगे इनका भी प्रमाण नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लोगों ने कहा आर्य लोगों का जो समय शुरू हुआ है लगभग 1500 ईस्वी में, जिन्होंने वैदिक सभ्यता को लाया था, तो ये कोई प्रमाणित बात है नहीं उतनी, लेकिन इनका मानना ऐसा था कि ये लोग आर्य थे जो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद गंगा नदी के किनारे आकर बस गए थे, ये लोग मानते थे। लेकिन सबसे अच्छा जो बात बोला था राखलदास बनर्जी ने कि ये लोग द्राविड़ थे। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले वहां रहते थे सिंधु सभ्यता, बाद में जब वहां का पतन होने लगा, जब वहां पे रहने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये लोग साउथ भारत में आके निवास करने लगे। वहीं पर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप मानते थे कि नहीं, ये लोग आर्य थे जो गंगा नदी के किनारे आकर रहने लगे। बाद में सिंधु नदी के छोड़ करके ये लोग गंगा नदी को पवित्र नदी मानने लगे। कौन लोग? आर्य लोग। ऐसा माना जाता है, तो कुछ साक्ष्य यहां से भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे आज रोकते हैं क्लास को। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर तो भरपूर करिए, जहां तक करवा पाइए, जितने आपके घरों में मोबाइल वगैरह सब पे करवाइए बच्चों। ठीक है बच्चों, और आप लोगों से निवेदन है कि बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।